अनअकैडमी कैप्सूल कोर्स फॉर एसीएफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसकी तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। कोड यूज कीजिए MK ढाका फॉर 10% डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7। और आपको ध्यान में होगा कक्षा 6 जो है उसके राजस्थान अध्ययन हम पूरी करवा चुके हैं। तो कक्षा 7 जो है मित्रों वो हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पाठ वन वन्य जीव और संरक्षण। कठिनाई का स्तर कक्षा 6 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% उपयोगी है। और साथ ही साथ आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी लेवल की है तो भी राजस्थान जीके के लिए बेसिक चाहे रीट हो, पुलिस हो, पटवारी हो, RS हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, सबके लिए उपयोगी है। शुरुआत के जो पाठ है वो जियोग्राफी के हैं। उसके बाद में इसमें जो है थोड़ा राजनीति प्रशासन का है। तो वन्य जीव और उनका संरक्षण उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान जो है इस पे दीजिए और गौर फरमाइए कि कक्षा में जो है एक नया विद्यार्थी आया। उसने शिक्षक से पूछा कि मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। तो यहाँ एक प्रश्न निकलता है कि केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, राजस्थान में पक्षी उद्यान मुख्यतः ये एक ही है, भारत का बड़ा पक्षी उद्यान है। यह बहुत प्रकार के पक्षी जो है वो पाए जाते हैं। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली ये रही है। तो भरतपुर में है, ये ध्यान रखें। सिख संघ के समय बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन सारस जो है, जिसको साइबेरियन क्रेन यानी साइबेरिया से रूस में जो आगे है उत्तरी ध्रुव, वहाँ से सर्दियों में वो चलकर इधर आते हैं भारत में। और भारत में कहाँ? राजस्थान में भरतपुर में रुकते हैं। अब हम बात करते हैं वनों के महत्व की। तो यहाँ आपके लिए बताया गया है कि आपके आसपास या घर में कोई छोटे पेड़ पौधे हैं, उनको समय समय पर पानी पिलाएं। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। वनों के फायदे क्या क्या है? शुद्ध हवा, वर्षा, वन्य जीवों को आश्रय, प्राकृतिक सुंदरता, जलवायु को सम रखना और आजीविका के साधन भी है। वनों के आर्थिक महत्व की बात करें तो वनों से हमें कई चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी का मतलब इमारतों में जो बेड है, टेबल कुर्सियां हैं, फर्नीचर है, दरवाजे हैं बनते हैं, उसे बोलते हैं। खसखस और कई प्रकार की औषधियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है, लाख, वो सब वनों से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं वनों के प्रकार की। तो वनों का प्रकार जो है वो राजस्थान में मुख्यतः राजस्थान के भारत में 3 प्रकार के वन जो है वो सरकार ने विभाजित किए हैं। हमारे पास जो है राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग वन क्षेत्र है, यानी 10% भाग ही हमारे पास में वन है। राज्य में सर्वाधिक वन जो है वो उदयपुर में है और सबसे कम वन जो है वो चूरू जिले में है। अब हम बात करते हैं कि वनों के 3 प्रकार है। एक है आरक्षित वन। आरक्षित यानी आ का मतलब है कि पूर्ण रूप से, ठीक है। जैसे मान लो होता है आमरण अनशन, यानी कि तक, आ का मतलब हो गया तक एक तरह से, तो पूरी तरह से रक्षित, आरक्षित। ध्यान रखें, ए पहले आता है, स बाद में आता है। तो ए यानी आरक्षित जो है ये ऐसे वन है जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है और वहाँ पर पशु चराना, लकड़ी काटना, इस पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। ये कुल वन के 1/3 से अधिक है, यानी 33% से ज़्यादा है। तो एक वन हो गया आरक्षित, यानी ऐसे वन जो अभयारण्य वाले क्षेत्र है आदि। दूसरे हैं सुरक्षित। ये भी सुरक्षित है, सरकारी नियंत्रण में आते हैं, मगर यहाँ लकड़ी काटने और पशु चराने की सीमित मात्रा में अनुमति होती है कि कुछ क्षेत्र से लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। तो ये जो है आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं सुरक्षित वन। और तीसरा जो प्रकार है इसमें वो है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब है कि वो वर्गीकरण नहीं है, खुला वन है, जहाँ पर
सरकार की कोई उतनी निगरानी नहीं है, तो पशु चराएं, लकड़ी काटें, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो खुले वन है, प्रतिबंध जो है वो आरक्षित पे है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि से का मतलब ये हो गया कि जैसे मरुस्थलीय इलाका है वहाँ पे अलग वन है, पहाड़ी इलाका है वहाँ अलग प्रकार के वन है, जहाँ अच्छी वर्षा है वहाँ अलग प्रकार के वन है। तो इस आधार पर जो है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, वो दो भागों में राजस्थान को बांटती है। उसके पश्चिम में जो है वो मरुस्थल है और उसके पूर्व में मैदान है। तो धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई, निचाई, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टी, इन सब से वनस्पति भी जो है वो प्रभावित होती है। तो 3 प्रकार जो है इसमें यहाँ वनस्पति के भी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम बात करें, पहला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय कंटेले वन। उष्ण का मतलब था गर्म, गर्म एरिया। कटिबंध का मतलब ऐसा इलाका जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और कंटेले वन यानी वनों पर जो पेड़ पौधे हैं उनके कांटे ज़्यादा पाए जाते हैं। कांटे किन पेड़ पौधों के पाए जाएंगे? जहाँ बारिश कम होती है और जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उन्हीं के कांटे पाए जाते हैं। कांटे क्यों पाए जाते हैं बच्चों? क्योंकि ऐसे जो पौधे होते हैं उनके पत्ते होते हैं छोटे, ताकि वाष्पन कम हो, क्योंकि उनको पानी कम मिल रहा है तो पानी का उत्सर्जन भी कम ही करेंगे, और कांटे होंगे तो उत्सर्जन और कम होगा। तो ये वन राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क यानी सूखे और थोड़े कम सूखे क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी एक तरह से अरावली के पश्चिम वाला पूरा इलाका, जो मरुस्थलीय 12 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि में पाए जाते हैं। यहाँ वन भी है, कंटीली झाड़ियाँ भी है, जैसे रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बेर मतलब जो बोर लगते हैं, बोल्डी बेर, केर, नीम, ठीक है। इसके खेजड़ी की सांगरी लगती है। केर जो है उसकी भी सब्जी बनती है, अचार डलता है। आकड़े, आख है, डंडा थोर है, वो भी है ऐसे। ये ध्यान रखें, राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। क्योंकि खेजड़ी राजस्थान में एक ऐसा पेड़ है जो मरुस्थल में भी उगा रह जाता है और संघर्ष करके उग जाता है और हरा भरा रहता है, और कम पानी से, साल में एक बार पानी मिला, यानी कि एक बार जो मौसम आया मानसून का, तो भी ये बाकी जो 7-8 महीने हैं उसी से काम चला लेता है। तो जो उष्ण कटिबंधीय जो पौधे हैं कंटीले, उनकी विशेषता क्या है? एक तो तापमान ज़्यादा और वर्षा कम। दूसरी बात है कि इनकी पत्तियां छोटी होती हैं और कांटे होते हैं, ताकि वाष्पीकरण यानी जो पानी है उसकी वाष्प जो बनती है वो कम बने। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है ताकि वो पाताल से भी यानी कि ज़मीन से नीचे भी पानी ले आए। इनमें खेचड़ी बहु उपयोगी वृक्ष है। उसका लूंग जो है वो पशुओं के चारे के रूप में काम आता है। उसका फल जो है सांगरी, वो गीली से भी सब्जी बनती है, सुखाकर सब्जी बनती है, काफ़ी महंगी आती है। सूखी सांगरी तो शायद 700-800 रुपये किलो तक बैठती है। तो मरुस्थलीय लोगों का मुख्य खाद्यान्न सब्जी के रूप में। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष है। अब हम रोहिड़े की बात करें। रोहिड़े की लकड़ी काफ़ी महंगी पड़ती है, इमारती लकड़ी के रूप में 1 नंबर पे टॉप पे होती है रोहिड़े की लकड़ी। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। यानी रोहिड़ा जो है पेड़, उसके जो फूल लगता है, ये ऐसा फूल आप देख सकते हैं यहाँ, लाल लाल कलर का, लाल या पीला केसरिया, वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। कारण क्या है? मरुस्थल में जब मई और जून के महीने में धरती जब तपती है और चारों ओर जो है लू चलती है, तो भी उस समय रोहिड़ा जो है वो अपने फूल खिलाकर मरुस्थल की शोभा को बढ़ा देता है। शेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। शुष्क पतझड़ वन। शुष्क का मतलब ये भी थोड़े कम बारिश वाले क्षेत्र के हैं, और पतझड़ यानी इनके पत्ते जो है झड़ जाते हैं। अब खेजड़ी वगैरह इनके तो पत्ते इतने छोटे होते हैं तो झड़ते हैं तो झड़ भी जाते हैं, मगर ये इनके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और मरुस्थली के बजाय कम मरुस्थली क्षेत्र। ये मानसूनी वन भी कहते हैं, यानी मानसून जो आता है तो काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं, मानसून जाता है तो थोड़े इनके पत्ते झड़ जाते हैं, सूखे हो जाते हैं। तो ये अपने बाकी राजस्थान जैसे दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र, उदयपुर संभाग, अरावली क्षेत्र, जयपुर संभाग, तो ये जो इलाका है पूर्वी इलाका पर, अरावली के पूर्व और दक्षिण वाला इलाका,
वहाँ पर जो है ये पतझड़ वन या मानसूनी वन जो है पाए जाते हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि इनके पत्ते जो है वो एक मौसम के बाद झड़ जाते हैं। इन पौधों में सागवान, बरगद, तेंदू, बरगद हो गया, पीपल हो गया, सालर, महुआ जिससे उसके फूलों से शराब बनती है उसके रस से, गुल्लर, धोक, ढाक, ढाक या पलास जिसको जंगल की आग कहा जाता है, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, अब नीम दोनों में ही है, शीशम आदि। शीशम मतलब सरसों या टाली बोलते हैं उसको, उसकी भी लकड़ी अच्छी मानी जाती है। तो इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती है और इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो ये हो गए किस प्रकार के वन, जो है मानसूनी वन या पतझड़ वन। पतझड़ से तो नाम से पता चलता ही है, मानसून से भी ध्यान में रखें। अब आते हैं तीसरे प्रकार के सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय। ध्यान रखें राजस्थान का जो इलाका है वो गर्म ही है, पहाड़ी इलाका थोड़ा कम गर्म होता है। आप देखते हैं गर्मियों में भी माउंट पत्ते तो इनके गिरते हैं मगर एक साथ नहीं गिरते, अच्छी बारिश की वजह से, इसलिए ये हरे भरे अपने को दिखते हैं। तो हरे भरे रहते हैं। ये कहाँ पे है, आबू पर्वतीय क्षेत्र में है। माउंट आबू वाला जो इलाका है वहाँ पर ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, जिनमें आम, बांस, हालांकि बांस जो नीचे वाले क्षेत्र में वो तो पतझड़ वाले में थोड़े सूख जाते हैं, ये सूखते नहीं, और सागवान। तो ध्यान में रखें कि 3 प्रकार के जो वन है राजस्थान में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो कंटीले हो गए, एक मानसूनी वन हो गए और एक सदाबहार वन हो गए। सदाबहार कहाँ पे रहेंगे, पहाड़ी इलाकों में, आबू वाला क्षेत्र, और मरुस्थली अरावली के पश्चिम में, और मानसूनी वन अरावली के पूर्व में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है हम बात करते हैं कि 3 जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब केंद्र सरकार जो है वो उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देती है और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी फिर उसकी होती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव आराम से खुले से विचरण करते हैं। तो 1 केवलादेव, 2 नंबर रणथंबोर और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव की बात करें तो भरतपुर में है, जहाँ से कि पाठ की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन, बगुले, बयां, कोयल, बटेर। तो मुख्यतः साइबेरियन क्रेन जो है इसका प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है रणथंबोर जो कि सवाई माधोपुर में है। यहाँ बाघ यानी टाइगर जो है काफ़ी मात्रा में है। उसके अलावा भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय। नीलगाय क्या होता है, जो एक तेज़ी से सड़क को क्रॉस करता है, आपने देखा होगा, रोजड़ा बोलते हैं उसको देसी भाषा में। कई बार गाड़ियों का एक्सीडेंट भी करवा देता है क्योंकि रोड को बहुत तेज़ी से भागकर क्रॉस करता है। मगरमच्छ, ठीक है। तो मुख्यतः बाघ के लिए ध्यान में रखें। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, और यहाँ पर भी बाघ, रींछ यानी भालू, जरख, जरख मतलब एक सूअर से थोड़ा बड़ा सा होता है, गिद्दड़, भेड़िया, सांभर, चित्तल, चित्तल मतलब हिरणी हो गया, चिंकारा, चिंकारा, और नीलगाय, चिंकारा, नीलगाय वही हो गया, शियार। तो ये सब जो है। तो अब इसकी ट्रिक ये है, कैरम। कैरम आप खेलते होंगे, कैरम होता है ना चौकोर, जिसके चारों तरफ जो है वो गोटियाँ उसमें लगाते हैं। तो के से केवलादेव, रै से रणथंबोर, मैं से मुकुंदरा हिल। 3 हो गए राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, केरम। अब हम बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्यों की। ये 25 के करीब है। वन्यजीव अभयारण्य का मतलब एक ऐसा क्षेत्र किसी भी ज़िले में, चाहे वो एक ज़िले में हो, 2 ज़िलों में फैला हुआ हो, उसमें ज़िले की बॉर्डर जो है वो मायने नहीं रखती। तो वहाँ पर वन्यजीव खुले से घूमते हैं और पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक वनस्पति है। हमारे जैसे चूरू ज़िले में ताल छापर अभयारण्य है, हमारे नज़दीक ही है, सुजानगढ़ के 5 किलोमीटर। अभयारण्य का अर्थ है अभय अरण्य। ये हिंदी की दृष्टि से भी ध्यान रखें, शुद्ध नाम जो है अभयारण्य, ठीक है। अभय और अरण्य से बना है, यानी ऐसा वन जहाँ वन्य जीव एकदम निडर होके घूम सकें, अभय होके घूम सकें। तो अब राजस्थान की हम बात करें तो आप याद रखें, आपको सीधे याद रखने हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर गोडावण राष्ट्रीय पक्षी के लिए जाना जाता है। बाकी तो ये आपको भेड़िया, लोमड़ी हर जगह आपको मिल जाएंगे। केला देवी, तो ये करौली और सवाई माधोपुर में है। कुंभलगढ़
उदयपुर, राजसमंद, पाली, फुलवारी की नाल, उदयपुर। तो इनको आपको जिले को याद रखना है, प्रश्न परीक्षा में जिले के हिसाब से पूछे जाते हैं। कबूतर भी यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। टाटगढ़, रावली, तो आपको टाटगढ़ किला भी है और कर्नल जेम्स टोड इस क्षेत्र में रहा था अजमेर में, तो आप ध्यान में रखें। अजमेर मुख्यतः है, राजसमंद, पाली ऐसे NH8 के समानांतर फैला हुआ है रावली के। सीता माता, यहाँ पर उड़न गिलहरी, यानी गिलहरी उसके थोड़े पंख होते हैं, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक वो उड़कर चली जाती है, सीता माता अभयारण्य। तो ध्यान रखें सीता माता। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ दोनों में फैला हुआ है। उदयपुर, माउंट आबू सिरोही में है। यहाँ पर जो खास बात है, जंगली मुर्गा जो है वो थोड़ा अलग, बाकी सब चीज़ें सब जगह कॉमन है। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है और विषधारी सांप यहाँ पे मुख्य इसकी विशेषता है। जमुआ रामगढ़, ये रामगढ़ विषधारी अलग है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, घड़ियाल क्या होता है, मगरमच्छ के जैसा ही होता है। कहते हैं ना घड़ियाली आंसू, यानी कि घड़ियाल को जब शिकार मिलता है तो वो खुश होता है और खुशी से उसके आंसू आ जाते हैं। तो कई बार व्यक्ति झूठे आंसू बहता है तो कहते हैं घड़ियाली आंसू बहा रहा है, मुहावरा है। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है वो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी चंबल नदी जैसे जैसे राजस्थान से बहती है, जैसे कोटा में से, उसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, तो वो जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ उस चंबल में जो घड़ियाल जो जीव पाया जाता है उस क्षेत्र को अभयारण्य का दर्जा दे रखा है। तो घड़ियाल मुख्यतः वहाँ की विशेषता है। यहाँ नीचे पृष्ठ संख्या भी दी गई है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। कक्षा 6 की वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का वीडियो जो है। अब ये देखिए राजस्थान का मैप है, हालांकि यहाँ थोड़ा साफ नहीं है छोटा होने की वजह से, फिर भी मैं आपको थोड़ा अनुमान जो है आपको बता देता हूँ। को जूम करें, या ये देखो ये ताल छापर है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, मरू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये टाटगढ़ रावली वाला क्षेत्र, माउंट आबू वाला क्षेत्र, सीता माता वाला क्षेत्र, मुकुंदरा हिल्स वाला, सरिस्का, केवला देव, सरिस्का, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह से जो है थोड़ा आप जूम कर देते हैं आपके लिए। जैसे कुछ नाम आप देख लीजिए, जैसे रामगढ़ विषधारी बूंदी में, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में, केला देवी सवाई माधोपुर करौली में, राम सागर जो है भरतपुर में, ठीक है। इसके अलावा शेरगढ़ बारा में, ठीक है, और कुंभलगढ़ जो उदयपुर में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो इस तरह से कुछ अभयारण्य जो है वो है। अब हम बात करते हैं आगे की, कि राजस्थान में एक तो जवाहर सागर, ये याद रखें जिले, जवाहर सागर कोटा और बूंदी में। चंबल नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है जवाहर सागर, वो भी कोटा बूंदी है। बंद बारेठा, तो भरत, राम लक्ष्मण भरत बंधु थे ना, तो बंद बारेठा भरतपुर। भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है, चंबल नदी भी वहाँ से आती है, तो ये हो गया चित्तौड़गढ़ में। बस्सी, ये भी चित्तौड़गढ़ में। अब ये आप देखिए चिंकारा, यानी हिरणी है ये, एक तरह से क्या हिरणी है ये, एक तो 12 सिंगा होता है, एक ये 2 सिंग वाला है। तो ये राज्य पशु है चिंकारा, और राज्य पशु को ऊंट को भी दर्जा दे दिया गया है, तो 2 राज्य पशु है। ये वन्य जीवों की श्रेणी में आ गया और ये पालतू पशु के रूप में आ गया, क्योंकि ऊंट को लोग पालते भी हैं। आगे हम बात करें प्यारे बच्चों, तो सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर याद रह जाएगा, वन विहार और राम सागर और केसरबाग, ये तीनों वन विहार, राम सागर और केसरबाग धौलपुर में, यानी राम जो जयसमंद सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, शेरगढ़ बारा में, ताल छापर चूरू में। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा बाघ संरक्षण परियोजना है, ये ध्यान रखना। यानी टाइगर जो है, टाइगर बाघ, वो एक तो रणथंभौर में है, एक सरिस्का अलवर में है और एक मुकुंदरा हिल्स में है। जबकि इनमें ये 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है और तीसरा है केवला देव, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है मगर बाघ प्रोजेक्ट है। ये और इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी कई एग्जाम्स में पूछा गया था। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड, यानी नम भूमि। नम भूमि का मतलब हुआ कि केवला देव में से बाणगंगा नदी जाती है,
तो वो वहाँ काफ़ी फैला कर और कीचड़ और पानी दलदल और नम भूमि बना देती है। ऐसे सांबर झील के आसपास भी नम भूमि है, तो वहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा है, साइबेरियन सारस है। वन्य जीवों में चिंकार और पालतू में ऊँट, ये हमने पढ़ लिया। अब है वन संरक्षण। वन जो है उसको बचाने के लिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनी। फिर उसमें 1988 में संशोधन हुआ, जिसके अनुसार 33% भूभाग में वन होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन जो है वो बराबर मिलती रहे, मगर हुआ नहीं। फिर राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में और बनी, जिसमें कहा कि 20% कम से कम वृक्ष जो है वो आच्छादित करेंगे, मगर अभी भी कितना है, 10% ही है। और जो आरक्षित वन है, यानी 3 प्रकार के थे, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित का मतलब पूरी तरह से प्रतिबंध था जहाँ पर पेड़ पौधे काटने का, वो है। इसका भी क्या है, कम हो रहा है आरक्षित क्षेत्र भी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उस अनुपात में लगाए नहीं जा रहे। तो इसके लिए लोगों को जो है कोई ना कोई पेड़ पौधे के लिए जागरूकता लानी चाहिए, लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई जाए। पेड़ पौधे, वन आदि लगाने की आदत विकसित करना, जागरूकता बढ़ाना, उसे कहते हैं सामाजिक वानिकी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जोधपुर में एक संस्थान है, केंद्रीय शुष्क यानी सूखा मरुस्थल क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी कि केंद्र सरकार का शुष्क क्षेत्र है वो क्यों फैल रहा है, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए रिसर्च होता है। वो संस्थान उसको बोलते हैं काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है, जोधपुर में। आफ्री एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। एरिड का मतलब होता है शुष्क, सूखा यानी मरुस्थल। तो ये है आफरी, काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है। इनका उद्देश्य है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन और वन्य जीवों का विकास करना, मरुस्थल प्रसार को रोकना, जिसके लिए हेलीकॉप्टर से भी बीजारोपण किया गया, बबूल के ये जो है आदि लगाए गए, और भी कई पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, रिसर्च किया जा रहा है। यह भी जाने, जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्ष काटे जा रहे थे। उस समय जोधपुर के जो महाराजा है वो थे अभय सिंह, और जो जिसने ऑर्डर दिया था उस हाकिम का नाम आप बता सकते हैं क्या, बताइए कमेंट करके, मैं आपका इंतज़ार करूंगा कमेंट का। और जो है 1730 की ये घटना है, और 363 इसमें महिला पुरुष जो है उन्होंने अपना बलिदान दिया था, जान का पेड़ों से लिपट गए थे। तो एक तरह से चिपको आंदोलन ये कहलाता है। अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में मृग वन यानी एक हिरण के लिए वहाँ उपवन भी बनाया गया है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो भादवे में शुक्ल पक्ष, यानी भादवे के शुरुआत के 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष, और आगे होते हैं शुक्ल पक्ष। तो इसकी जो दशमी आ जाती है, 10वां दिन, यानी भादवा उतरते समय, यानी कि तेजा दशमी भी उस समय होती है। तो भादवे के शुक्ल पक्ष की दशमी को जो है ये मेला लगता है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में ही है अभयारण्य, इनके अर्थ आप देख लेना। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, मोर, गोडावण, तोता, कबूतर, क्या उत्तर होगा, गोडावण। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, करौली, उदयपुर, श्रीगंगानगर, माउंट आबू। तो कहाँ पाए जाएंगे, सदाबहार, यानी 12 महीने हरे भरे रहते हैं। तो 12 महीने हरे भरे कहाँ रहते हैं, ऊंचाई वाला जो इलाका है, पहाड़ी वाला इलाका, वहाँ यानी माउंट आबू में। जबकि सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में है, सबसे कम वन चूरू में है। अब ये आपको मिलान करना है। जैसे इधर से आप देखिए, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, उड़न गिलहरी तो आप सीता माता, ठीक है, ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं। सीता माता को जो है वो रावण अपहरण करके उड़ा के ले गया था धोखे से, तो ट्रिक याद रख सकते हैं। और साइबेरियन सारस कहाँ आता है, तो पक्षी है तो केवलादेव। गोडावण कहाँ मिलेगा, मरुस्थल में मिलेगा, तो मरु उद्यान। और बाघ कहाँ पे है, बाघ प्रोजेक्ट 3 है, एक तो रणथंभौर में, और एक सरिस्का में, और एक मुकुंदरा हिल में। जबकि राष्ट्रीय उद्यान भी 3 है, केरम याद रखें, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल। तो इस तरह से जो है प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है ये पाठ पूरा कर लिया है। कक्षा 7 जो है वो राजस्थान अध्ययन, इसमें 10 पाठ है, पहला पाठ पूरा हो गया है और जल्द ही इसको पूरा कर लेंगे। अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, और अपने प्रिय मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करें। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम तो आप 3 तो राष्ट्रीय उद्यान हो गए ये रहे, और 4 वन्यजीव अभयारण्यों के नाम, तो आप 25 के 25 उनको याद करने की कोशिश करें।
वनों से होने वाले लाभ, उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताएं, इनका रिवीजन करें। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जो है पत्ते छोटे होते हैं, कांटे होते हैं, जड़ें गहरी होती है। अब है आपने क्या कोई राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य देखा है, तो उसका आप कमेंट करें कि आपने ये देखा है वो वाला। जैसे मैंने उदयपुर, माउंट आबू और उसके अलावा रणथंबोर, तो ये कई अभयारण्य मैंने देखे हैं। तो आप भी अपना जो है अनुभव शेयर करें। धन्यवाद।